औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 426 426 एंड ऑनवर्ड। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 426 है व्हाट आर फंक्शंस ऑफ करिकुलम। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये इसी तरह पूछा गया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम और व्हाट आर द स्कोप ऑफ करिकुलम। तो ये इसी तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं या जो इसका वेट और ब्रेथ होता है, तो वही इसके जो है स्कोप भी होती है, और वही इसका जो है फंक्शन भी होता है, और वही इसके जो है इम्पोर्टेंस भी होती है। तो करिकुलम की जो इम्पोर्टेंस है या फंक्शंस है, तो इसको हम तीन तरीकों से बयान कर सकते हैं कि करिकुलम यूज होता है प्रोग्राम ऑफ स्टडीज में, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज में, और प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस में। ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ाना है ये पहले से डिसाइड हो चुका होता है करिकुलम के अंदर। तो ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी हो गई हमारी। फिर हमने कौन से एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी होती है स्कूल के अंदर, तो वो भी इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो मेंशन हुई होती है। और हमने स्टूडेंट की गाइडेंस किस तरह करनी है, तो ये चीज़ें भी ऑलरेडी करिकुलम के अंदर पहले से ही मेंशन हुई होती है। तो ये इसके एक इम्पोर्टेंस है। तो प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ में हमारे पास मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड फॉर स्टडीज़, मतलब ये सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ में। सेकंड हमारे पास आता है प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, मेनी एक्टिविटीज़ फॉर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड एंजॉयबल। कौन सी एक्टिविटीज़ हमने रखने हैं, कहाँ कहाँ पर रखने हैं, कौन से टाइम में रखने हैं, तो ये सारे हमारे पास करिकुलम के अंदर ही डिसाइड हुए हो चुके होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हमने करने हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से टॉपिक के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, तो ये सारी चीज़ें करिकुलम हमें बताता है। प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस किस तरह होगी स्टूडेंट्स की, हेल्पिंग स्टूडेंट टू सॉल्व आउट पर्सनल एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है। किस तरह हम स्टूडेंट की पर्सनल एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस जो है ये कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 427 है व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो अगर हम देखें तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो है बेसिकली ये तो बहुत ही ज़्यादा है। टीचिंग मतलब पर्पसफुल होना चाहिए, टीचिंग का एक एम होना चाहिए, टीचिंग जो है उसकी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टीचिंग जो है इसके लिए एक स्किलफुल बंदा होना चाहिए। तो ये सारे हम इसी तरह भी बयान कर सकते हैं, लेकिन जो है ब्रॉडली, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। एक है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स और एक है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो जनरल प्रिंसिपल में हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एम। ये जो हम टीचिंग कर रहे हैं किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एसएलओस क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग हमारा क्या है, इसके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए। हमने लेसन प्लानिंग करनी है, उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी इसके अंदर होगी। प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट मास्टरी, होना चाहिए कि जो भी बंदा या जो भी टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो वो उसमें माहिर हो। प्रिंसिपल ऑफ इलिसिटेशन, इलिसिटेशन का मतलब यही है कि जब हम जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है उसको जब हम लिंक करते हैं न्यू नॉलेज के साथ, तो इसको हम इलिसिटेशन कहते हैं। तो इलिसिटेशन भी होना चाहिए कि स्टूडेंट जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम लिंक कर लें न्यू नॉलेज के साथ विदाउट क्वेश्चनिंग। इसमें हम क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट को लाते हैं उसी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट के साथ उसको न्यू जो नॉलेज होता है, न्यू जो टॉपिक होता है उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं। दिस कॉल्ड इलिसिटेशन। अच्छा जी, दूसरा जो है द सेकंड वन है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में हमारे पास क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरह होना चाहिए। अच्छा, इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। ठीक है। तो एनवायरनमेंट टू एनीथिंग विच इज सराउंड आर विच इज इन आवर सराउंडिंग, तो उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। वेदर इट्स बायोटिक एनवायरनमेंट और एबायोटिक एनवायरनमेंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट इज समथिंग रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नॉट फॉर शॉर्ट। मीन क्लाइमेट जो होता है वो 10-15 साल के लिए होता है। इसके अंदर एक और लफ्ज आता है वेदर, जिसको हम मौसम कहते हैं। तो मौसम जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के दरमियान ये डिफरेंस भी पूछा गया है। अच्छा जी, सेल्फ लर्निंग एंड क्रिएटिविटी।
सेल्फ लर्निंग को हम हेटागोजी भी कहते हैं। सेल्फ लर्निंग मीन हेटागोजी एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, कि स्टूडेंट में एक तजस्सुस आ जाए। स्टूडेंट मोटिवेशन, फिर स्टूडेंट जो है उसकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि मोटिवेशन इज़ एन आर्च, इट इज़ अ पुश which speed up an activity to achieve the intended goal of the organization. Motivation is an arch, it is a push which speed up an activity to achieve the intended goal of the organization. तो ये है स्टूडेंट मोटिवेशन। चार टाइप के मोटिवेशन हो सकते हैं: इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है। अच्छा जी, रिमीडियल टीचिंग मतलब, रिमीडियल टीचिंग का मतलब यही है कि एक क्योरिंग करना, एक एक इलाज। इलाज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट जो है वो कुछ डल स्टूडेंट है, वो नहीं सीख पा रहा नॉर्मल तरीके से, तो उसके लिए आप जो टेक्निक्स यूज़ करते हो तो इसके लिए हम रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है क्लासरूम के अंदर? री एनफोर्समेंट मीन स्ट्रेंथिंग ऑफ द बिहेवियर। री एनफोर्समेंट कहते हैं स्ट्रेंथन और स्ट्रेंथिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। फीडबैक, फीडबैक क्या होता है? सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, सेल्फ एक्सप्रेशन मीन फिर स्टूडेंट अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, टीचिंग के अंदर फॉर एग्जांपल आप टीचिंग कर रहे हो तो फिर स्टूडेंट जो है वो आपको जो फीडबैक दे रहे हैं फिर वो किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको हम एक्सपोजिशन भी कहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन को। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 428 है, व्हाट इज मीन बाय लर्निंग स्टाइल्स आर स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय स्टाइल्स ऑफ लर्निंग और व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। तो स्टाइल ऑफ लर्निंग जो है बेसिकली ये हमारे पास, अच्छा टीचिंग के भी स्टाइल्स होते हैं। टीचिंग के जो स्टाइल्स है वो है टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ कोलाबरेटर, टीचर एज अ और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, वही टीचिंग स्टाइल है, आगे आ रहा है इंशाल्लाह, इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन लर्निंग के जो स्टाइल है ये लर्नर से रिलेटेड है। तो लर्नर किस तरह सीखेगा? स्टाइल बेसिकली कहते हैं द वे, किसी तरीके से, द वे ऑफ लर्निंग ऑफ अ लर्नर, एक लर्नर किस तरह सीख रहा है। ठीक है। अच्छा, स्टाइल एज अ वे, सो लर्निंग स्टाइल एज अ वे ऑफ लर्निंग ऑफ लर्नर। द फोर कोर लर्निंग स्टाइल्स आर, कौन कौन से हैं? ऑडिटरी लर्निंग, सुन के सीखना, विजुअल लर्निंग, देख के सीखना, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग से सीखना, एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग मीन मैनिपुलेटिंग एंड लर्निंग, किसी चीज के साथ खेलना, किसी चीज के साथ लर्निंग बाय डूइंग, काम करके सीखना। ठीक है, दिस इज काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ लर्निंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 429 और 429 है, हाउ वी कैन अप्लाई अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन इन क्लासरूम। अगर हम देखें, अफेक्टिव डोमेन जो है और कॉग्निटिव डोमेन जो है ये दोनों यूज होते हैं क्लासरूम के अंदर। अगर हम स्पेसिफिकली कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, या टू डेवलप ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप करना है। आया वो एप्लीकेशन लेवल का ऑब्जेक्टिव, आया वो जो है हमारे पास नॉलेज बेस का, कंप्रिहेंशन बेस का, सिंथेसिस बेस का, तो किस लेवल का हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप करना है। तो इसके लिए क्लासरूम के अंदर हम इसको असेसमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इफेक्टिव डोमेन है तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिस तरह सोलो टेक्सोनॉमी है। तो सोलो टेक्सोनॉमी और अफेक्टिव डोमेन दोनों तकरीबन तकरीबन ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं, क्योंकि अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक जो है वो हार्ट के साथ है, फीलिंग के साथ है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो जो है अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, ये इसके जो है स्टेजेस है, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और लास्ट जो है वो है करेक्टराइजिंग और करेक्टराइजेशन। तो किस तरह हमने टीचिंग को किसी बंदे की करेक्टर का हिस्सा बनाना है, तो इट मीन कि इट्स यूज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये दोनों जो है ये हमारे पास इसी ही तरीके से यूज होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट we can use cognitive domain for to develop a module of teaching learning for student from simple to complex। मतलब किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमने डालने हैं, सिंपल नॉलेज बेस के कि नहीं एप्लीकेशन बेस के, टू कॉम्प्लेक्स, आर इजी टू डिफिकल्ट, आर फ्रॉम नॉलेज लेवल टू एप्लीकेशन लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ही डिसाइड करते हैं। We can also use affective domain for teaching learning process to make it the part of the character of the student। क्योंकि जो लास्ट affective domain का जो लेवल है वो है करेक्टराइज।
कैरेक्टर का हिस्सा बनाते हैं इसी लर्निंग को, तो ये हमारे पास अफेक्टिव डोमेन। अच्छा, इसी के बारे में कोई अगर कुछ कहना चाहता हो, डिस्कस करना चाहता हो, तो यू कैन ऑल्सो शेयर योर व्यूज अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 429 स्पेसिफिकली। अच्छा जी, ओके, क्वेश्चन नंबर सर ये 430। जो जी जी कॉग्निटिव डोमेन है ना, जो जी 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 कॉग्निटिव डोमेन आपका इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग के साथ हम इसको रिलेट करेंगे। जी जी। कॉग्निटिव और इफेक्टिव जो है तो वो फिर इफेक्टिव को हम किस तरह वो करेंगे, हैंड हार्ट और जो हमने हेड, डिवीजन की हुई है हेड, डोमेन्स में। जी, जी जी, हेड, हैंड, हैंड, हार्ट एंड ठीक है, हेड। जी जी जी, 3H। हेड। जी जी जी, जिस तरह आपने कहा तो यही मैं भी कह अच्छा रहा हूँ सर, ये कि मोटिवेशन की जी, जी जी जी, यू कैन स्पीक, आप जारी रख सकते हो अपनी डिस्कशन जी। आप बताएं, इसी का ही मैं पूछ रही हूँ कि इफेक्टिव और कॉग्निटिव का इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इसको किस तरह रिलेट करेंगे। कौन से उसमें, ये क्लासरूम के एनवायरनमेंट के साथ कि नहीं, एज ए जनरली? सर क्वेश्चन के लिहाज से, क्वेश्चन में जो तो पूछा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है ना, देखो देखो क्वेश्चन क्या है कि क्लासरूम के अंदर हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन तो जाहिर ही बात है, जिस तरह आपने कहा कि इंटेलेक्ट के साथ इसका ताल्लुक है, तो इंटेलेक्ट ज्यादातर रिलेटेड है असेसमेंट के साथ। तो क्लासरूम के अंदर हम असेसमेंट ज़्यादा करते हैं, तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसके लिए ज़्यादातर हम कॉग्निटिव डोमेन यूज़ करते हैं। और जब हम टीचिंग लर्निंग करते हैं, मतलब कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लासरूम के अंदर और वो हमने स्टूडेंट को सिखाना है, तो इसके लिए हम अफेक्टिव डोमेन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक हार्ट के साथ है। और जाहिर बात है, इसके अंदर जो लेवल्स है, अगर हम उसकी बात करें ना, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन और करेक्टराइजिंग, तो ये जो 5 लेवल्स है, ये सारे रिलेटेड है स्पेसिफिकली टीचिंग लर्निंग के साथ। देखो, एक है टीचिंग लर्निंग और एक है असेसमेंट। तो असेसमेंट का ताल्लुक कॉग्निटिव डोमेन के साथ है, जबकि टीचिंग लर्निंग का ताल्लुक अफेक्टिव डोमेन के साथ है। और असेसमेंट और टीचिंग लर्निंग बोथ आर रिलेटेड टू क्लासरूम। समझ लग गई कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? जी सर, समझ आ गई। ओके जी, ओके। अच्छा जी, अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इड, ईगो एंड सुपर ईगो? ठीक है। सेगमेंट फ्रूट कहता है कि पर्सनालिटी of a human is consist of 3 main components. The first one is it, the second is ego, and the third one is super ego. क्या कहता है सेगमेंट फ्रूट? कहता है दैट द ह्यूमन माइंड इज जस्ट लाइक एन आइसबर्ग, एक बर्फ की टुकड़े की तरह है, which is floating on the surface of water. पानी के सतह के ऊपर ये जो है फ्लोट कर रहा है। तो जब पानी के सतह के ऊपर बर्फ फ्लोट करता है तो उसका 90% हिस्सा जो होता है इट्स अंडर द वाटर, वाइल 10% ऑफ हिस्सा जो होता है वो बाहर और अबाव द सरफेस ऑफ द वाटर होता है। तो ये जो 10% सरफेस है, ये सेगमेंट फ्लूइड कहता है, ये मैं सेगमेंट फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। तो जो 10% पार्ट है, दिस इज कॉन्शियस माइंड। और जो हमारे पास 90% पार्ट है, जो कि नजर नहीं आ रहा, जो कि पानी के सतह के अंदर है, तो दिस इज अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो इंसान कुछ चीज़ें इस तरह है कि जो उसको यूज़ नहीं करता, जो उसकी यूज़ में नहीं है, तो अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। जब अनकॉन्शियस में चले जाते हैं तो थ्रू द यूज़ ऑफ कुछ जो है, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म कहा था, सिगमंड फ्रूड की जो बेटी थी एना फ्रूड, उन्होंने काम किया था इस पे कि जब इड सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये जो सारा किस्सा ये इड को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। तो जब इड सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर जो हम डिफेंस मैकेनिज्म है वही यूज करते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म हम क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिफेंस मैकेनिज्म हम इसलिए यूज करते हैं कि हम अपने इड को सेटिस्फाई करें, क्योंकि इड बच्चा है, इंसान के दिमाग के अंदर इड बच्चा है, वो मांग रहा है चीज़ों को, वो बार बार डिमांड कर रहा है कि मैंने ये चीज़ करना है। लेकिन इड जो है, अगर हम देखें तो इड के, ये देखो, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड, इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी आर माइंड।
इड एज चाइल्ड, देखो इड बच्चा है, वर्किंग ऑन फ्लायर प्रिंसिपल, ये खुशी चाहता है, हर एक जगह पे ये चाहता है कि बस चाहिए मुझे मोर, मुझे और भी चाहिए। ठीक है, चाहे चीज़ गलत है या ठीक है, लेकिन ये हमेशा इन डिमांड में रहता है, एंड वांट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, और इसको जल्द चाहिए और खुशी चाहिए। ठीक है, अभी ईगो क्या है, ईगो इज लोकेटेड ऑन कॉन्शियस माइंड, लेकिन जो ईगो है वो हमारी कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, विच इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, और ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इट एक चीज मांग रहा है, इट कह रहा है कि मैंने चोरी करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास ईगो है, ईगो कहती है कि नहीं, रियलिटी में चोरी करना अच्छी अच्छा काम नहीं है, तो दिस इज समथिंग विच इज सेटिस्फाइंग द इट। तो यहाँ पर इट जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, और ईगो जो है चूंकि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट्स वाई वो उसको रोक रहा है। सुपर ईगो जो है ये मोरलिटी है, सुपर ईगो सोसाइटी को देखती है, सुपर ईगो वर्क्स ऑन एथिकल और मोरल प्रिंसिपल, इट इज लोकेटेड इन द कॉन्शियस माइंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट, और ये फैसले करता है। और सुपर ईगो जो है इट्स अ मीडिएटर, ये मीडिएशन करता है, मीडिएशन मीन इसलाह करता है बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो, ईगो सॉरी ईगो एंड इट। अभी देखो इट कहता है कि मैंने चोरी करनी है, ईगो उसे बार बार मना कर रहा है कि नहीं, ये गलत काम है, तो बीच में से सुपर ईगो आ गई, सुपर ईगो ने कहा कि इसलिए आपने चोरी नहीं करनी कि ये सोसाइटी में आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये अच्छा काम नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई एड जो है उसकी इस्लाह हो जाती है। तो दिस इज समथिंग द स्टोरी ऑफ द एड ईगो एंड सुपर ईगो। लेकिन एड बच्चा है, ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है, और ये अनकॉन्शियस में है। ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये जो है हमारे पास कॉन्शियस माइंड में वाक़ है, और सुपर ईगो जो है ये भी कॉन्शियस माइंड में है, और ये हमारे पास जजमेंट करता है, ये फैसले करता है। ठीक है, फिर ईगो क्या है, द ईगो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ईगो कॉन्साइंस which include those ideas which are seems bad in the society। ईगो को फिर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं ईगो कॉन्साइंस एंड ईगो आइडियल। ईगो आइडियल में वो चीज़ें आती है जिसमें सोसाइटी, जो सोसाइटी उसको अच्छा तस्वूर करते हैं, जिस तरह सच बोलना, रिस्पेक्ट करना, इंटीग्रिटी शो करना, ये ईगो आइडियल का हिस्सा है। जबकि ईगो कॉन्साइंस का हिस्सा जो है वही चीज़ें हैं जो कि हम सोसाइटी के अंदर नहीं करना चाहते, चोरी करना या गैबत करना या डिसरिस्पेक्ट करना, सबवर्ट जो बिहेवियर जो है वो क्लासरूम के अंदर शो करना, तो ये सारे ईगो कॉन्शियस का हिस्सा है, कॉन्साइंस का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इट जो है ईगो को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, ईगो कॉन्साइंस एंड ईगो आइडियल। ईगो आइडियल व्हिच कंप्राइजेस द आइडियल्स एंड गुड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये किस्सा जो है इन्होंने, सेगमेंट फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल थियरी भी दी थी। ठीक है, वो उसके भी कुछ 5 स्टेजेस थे, तो वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन टोटली बेस्ड ऑन द सेक्सुअल अर्जेस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 431 है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सर ये सुपर ईगो को जरा बता दें। अच्छा, सुपर ईगो जो है ये देखो कॉन्शियस माइंड है हमारा। सुपर ईगो मैंने आप लोगों को बताया कि दिमाग के दो हिस्से हैं, अकॉर्डिंग टू सेगमेंट फ्रॉइड, दो हिस्से हैं, एक हिस्सा अनकॉन्शियस है, एक हिस्सा कॉन्शियस है। कॉन्शियस हिस्से में सुपर ईगो और ईगो आती है, जबकि अनकॉन्शियस हिस्से में इड आता है। इड जो है बार बार मांग रहा है, लेकिन जो सुपर ईगो है ये इसलाह करता है, ये मीडिएटर है, ये पैसा ले लेता है दिमाग के अंदर ये जो पार्ट है। ठीक है, तो सुपर ईगो हमारे पास मोरलिटी है, एथिक्स है, अखलाकियात है। देखो अखलाकियात क्या है सोसाइटी के अंदर, अखलाकियात की ये एथिक्स क्या है, एथिक्स यही है कि मोरलिटी किसे कहते हैं, टू डू गुड एंड टू अवॉइड बैड। मोरलिटी का मतलब यही है। तो सुपर ईगो इट को कहता है कि नहीं, आपने ये काम नहीं करना। बात समझ लग गई, ये इसकी इस्लाह करती है। जी और सर समझ आ गई। हाँ ओके जी, थैंक यू। और ये वाक्य है हमारे पास कॉन्शियस माइंड में। ठीक है, अच्छा जी, अजान हो रही है, जस्ट अ मिनट वेट कर लीजिएगा। अच्छा जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कूल कल्चर एंड इट्स एलिमेंट्स। स्कूल कल्चर क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या है। देखो, अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर का ताल्लुक स्कूल के अंदर इंसान के साथ है। देखो, फिजिकल चीजों के साथ नहीं है कल्चर का ताल्लुक, याद रखिएगा। जब कल्चर की बात होती है तो कल्चर मीन द मेन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आर द ह्यूमन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आर द ह्यूमन मेड पार्ट ऑफ द स्कूल। तो स्कूल के अंदर इंसान, फैकल्टी है, स्टाफ है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स है, तो ये सारे अपने लिए कुछ वैल्यूज, कुछ अकदार, कुछ बिलीव्स, इवन उसका जो ड्रेस होते हैं, ये सारे हमारे पास कल्चर का एक हिस्सा है। तो school culture encompasses how things are done while the process of education is being performed. Its element और ये देखो, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ड्रेस है, बिलीफ्स है जो हमारे अकायद है, नॉर्म्स है। देखो, नॉर्म्स क्या होते हैं? अनरिटन रूल्स। अनरिटन रूल्स ऑफ द सोसाइटी आर कॉल्ड नॉर्म्स। याद रखिएगा, ये इसकी एक डिफिनीशन है, सिंपल सी डिफिनीशन है, ठीक है। बिलीव्स क्या है? बिलीव्स आर द थिंग्स विच इज कंसिडर ट्रू इन द सोसाइटी ऑफ एवरी पर्सन आर एवरी सोसाइटी। बिलीव्स हमारे वो अकायद होते हैं जिस पे हम कमेंट नहीं करते, ठीक है, फर्दर, और जो हम मानते हैं ट्रू। नॉर्म्स इज द अनरिटन रूल्स। जो अनरिटन रूल्स होते हैं वो हमारे नॉर्म्स होते हैं। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस तो कुछ एक्सपेक्टेड थिंग्स होते हैं। वैल्यूज आर द एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ द बिहेवियर इन द सोसाइटी। डाइट्स रिलेटेड टू फूड्स एंड स्कूल कम्युनिटी मेंबर्स इंटरेक्ट विद वन इन अदर। तो किस तरह जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके ड्रेस, बिलीव्स, नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन, वैल्यूज, डाइट्स, ये सारी चीजें आती है कल्चर का के एलिमेंट्स। अभी स्कूल कल्चर क्या है, इसका एक अच्छा सा डिफिनीशन है। स्कूल कल्चर इज द बिलीफ्स, परसेप्शंस, relationships, attitudes, and written and unwritten rules that shape and influence every aspect of school functions. ठीक है। तो स्कूल के अंदर जो हमारे पास रिलेशनशिप्स है, एटीट्यूड्स है, परसेप्शंस है, बिलीव्स है, जो कि रिटर्न में है या अनरिटन में है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्कूल के अंदर सारे फंक्शन को, उसको हम स्कूल कल्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 432 है, टाइप्स ऑफ क्लास मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास को अगर हम देखें तो इसके मैनेजमेंट स्टाइल्स 4 है। एक है अथॉरिटेरियन, एक है अथॉरिटेटिव, एक है परमिसिव और एक है इंडल्जेंट। अगर हम अथॉरिटेरियन की बात करें तो इसमें जो हमारे पास टीचर होगा वो स्ट्रिक्ट होगा और स्टूडेंट को बिल्कुल अलाउड नहीं करेगा, उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं होगी, हाईली साइलेंट क्लास होगा, बॉस कल्चर होगा, स्टूडेंट ओबीडियंट होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं होगी, क्योंकि क्रिएटिविटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से आती है और यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होगी, जस्ट वन वे लर्निंग होगी। ऑटोनोमस टाइप का एक क्लासरूम होगा, बॉस कल्चर होगा। अथॉरिटेटिव में टीचर फॉर्म होगा, स्ट्रिक्ट होगा, डिसिप्लिन होगा, लेकिन स्टूडेंट को अलाउ करेगा टू आस्क क्वेश्चन, टू डू डिस्कशंस। तो ये अथॉरिटेटिव क्लासरूम्स है, ये इससे थोड़ा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन जो होगा वो थोड़ा लूज होगा। परमिसिव, परमिसिव एज अ टाइप ऑफ लेज स्पेयर क्लासरूम, कि इसमें ना टीचर कुछ पढ़ाएगा, ना पढ़ाने के मूड में होगा, ना कुछ स्टूडेंट को कहेगा, ना स्टूडेंट से काम लेगा, बस जस्ट आएगा टाइम पास के लिए, ठीक है। बहुत ही लूज टाइप का एक क्लासरूम होगा, ना डिसिप्लिन होगा, ना स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ना स्टूडेंट इज्जत करेंगे। तो ये है परमिसिव टाइप ऑफ क्लासरूम। एक है इंटेलिजेंट, दिस इज द मोस्ट कॉमनली एंड द मोस्ट वेलिएबल क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। इंटेलिजेंट में टीचर जो होगा वो स्टूडेंट को 100% इन्वॉल्व करेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और जो स्टूडेंट होंगे वो इंडल्ज होंगे, वो मगन होंगे स्टडी के अंदर। जो टीचर होगा वो भी मगन होगा, और इसमें जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा, 100% आउटपुट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 433 है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। स्कूल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या क्लासरूम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किस तरह की जाती है? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इज द कंट्रोडिक्शन ऑफ आइडियाज। जब आइडियाज की कंट्रोडिक्शन आती है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। There are many ways of conflict resolution in the school, like curriculum infusion. curriculum infusion का मतलब ये है कि करिकुलम के अंदर हम ऐसी चीज़ें डाल दें कि जो स्टूडेंट सीखे और जिससे स्टूडेंट जो है वो खुद ही मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो है वो ना करे। मीडिएशन प्रोग्राम, ठीक है, ये तो इजी है, कुछ मीडिएशन प्रोग्राम भी स्कूल के अंदर हो सकते हैं। क्लासरूम स्ट्रेटजीज, अभी क्लासरूम के अंदर कौन सी स्ट्रेटजीज है?
कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लासरूम स्ट्रेटजीज में हम एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो जो चीज़ कह रहा है उसको हम लेसन करें, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो है हम मीडिएशन कर सकते हैं। फिर जो है एक्सटेंशन कर सकते हैं। एक्सटेंशन मीन के स्लोली स्लोली जो है किसी चीज़ को ख़त्म करना। या क्लासरूम के अंदर जो है हम लिटिगेशन तो नहीं कर सकते, क्योंकि लिटिगेशन इज़ द लास्ट थिंग, कि जब किसी कॉन्फ्लिक्ट की जो है इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाए कि हम लिटिगेशन की तरफ पहुंच जाए, किसी पुलिस को बुलाए या कोई दूसरा एक्शन ले, तो क्लासरूम के अंदर नहीं कर सकते। सुलह कर सकते हैं, या हमारे पास जो है अगर दो स्टूडेंट जो है वो झगड़ा कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट या दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज अंदर जो है हम यूज़ कर सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर पनिशमेंट के कुछ थीरीज है, इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्लास मिस ना कीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कॉन्सिलिएशन है, मतलब रपा दपा करना, बात को ख़त्म करना। बस एक झगड़ा है या तू में हो गई स्कूल के अंदर, जस्ट आप आ गए, आपने बात ख़त्म की ऑन द स्पॉट, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव सुनना, तो ये भी हमारे पास एक जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक अच्छा एक है तरीका है, दोनों पार्टीज को सुनना या दोनों बंदों को सुनना। लिटिगेशन, लिटिगेशन जो है ये आखिरी ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होती है तो आप पुलिस को भी बुला सकते हो, अदालत तक जा सकते हो, तो दिस इज समथिंग लिटिगेशन, ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के टेक्निक्स है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 434 है, टाइप्स ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली उन टीचर्स के लिए होती है जिसकी प्रोफेशनल डिग्री जिसके साथ ना हो ज़्यादातर, अगर या जिसके साथ हो भी, लेकिन इंडक्शन हम इसलिए करते हैं टू टू बिल्ड अप द कैपेसिटी। इंडक्शन बेसिकली ट्रेनिंग होती है। तो जब एम्प्लॉय जो है उन्होंने अभी जॉब ज्वाइन नहीं किया, तो इसको हम प्री इंडक्शन कहते हैं, और उनको ट्रेनिंग दिया जाए। अराइवल इंडक्शन वो है कि फॉर एग्जांपल जिसने जॉब अभी ज्वाइन किया है, लेकिन जॉब के दौरान हम उसकी इंडक्शन कर रहे हैं, जिस तरह अभी खैबर पख्तूनख्वा में आरपीडीसी के अंदर, रूरल रीजनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर जो है, डीपीडी के अंदर जो काम करते हैं वो जो करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आगे आ रहा है इंशाल्लाह, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा डीपीडी है क्या, पाइट क्या है, पाइट की हिस्ट्री क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अराइवल इंडक्शन का मतलब यही है कि जो टीचर हजरात पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में या स्कूल के अंदर, एक एक 2 साल हो भी गए उसके, फिर भी वो ज़्यादातर ये इस तरह होता है कि प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। प्रोबेशन पीरियड मीन अ टेस्टिंग पीरियड और अ ट्रायल पीरियड, कि मतलब उसको चेक किया जाता है कि आया ये एफिशिएंट है कि नहीं है, ये काम कर भी सकते हैं कि नहीं है। तो उसी जो है प्रोबेशन पीरियड से निकलने के लिए ये अराइवल इंडक्शन ज़रूरी होती है कि कुछ पेपर्स रखे जाते हैं, उसकी असेसमेंट होती है, और उसी पेपरों को जो पास करते हैं तो उसको सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो उसको फिर प्रोबेशन पीरियड जो उसका होता है वो ख़त्म किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अराइवल इंडक्शन। फिर पोस्ट इंडक्शन इसलिए होता है कि जो प्रोग्राम चल रहा है या जो चीज़ चल रही है, इट्स अ टाइप ऑफ एलमनाई, कि इसके जो आउटपुट है, आया इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसके लिए पोस्ट इंडक्शन होती है। समझ लग गई? अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है जी हादिया साहिबा? जी सर, पूछ रही ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, हायरार्की ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। तो पाकिस्तान की हम अगर बात करें, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हायरार्की ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट जो है, इसके प्रोसेस की हायरार्की क्या है। तो टॉप पे हमारे पास आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका नया नाम जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो टॉप पे है हमारे पास मिनिस्ट्री, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उसके साथ जो है नेशनल करिकुलम विंग है, इसके अंडर ये सेकंड नंबर आता है हायरार्की में। फिर थर्ड जो है वो है करिकुलम विंग्स, प्रोविंशियल करिकुलम विंग। जो प्रोविंशियल करिकुलम विंग्स है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में डीसीटीई है, डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो यही जो है हमारे पास तीन हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। लेकिन हमारे पास ये जो प्रोविंशियल करिकुलम विंग और ये नेशनल करिकुलम विंग है, इसके साथ अपने अटैच्ड इदारे भी है, ठीक है, जो इसके साथ आते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रॉपर हायरार्की है,
टॉप पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, फिर आता है नेशनल करिकुलम विंग, और फिर आता है करिकुलम ब्यूरो एंड प्रोफेशनल करिकुलम ब्यूरो, और फिर आता है प्रोविंशियल करिकुलम विंग। ठीक है, इसकी मैंने आप लोगों को ये पहले पढ़ाया है कि किस तरह ये जो हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं ये किस तरह करते हैं। ये ऑलरेडी मैं इस पे लेक्चर दे चुका हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो वॉच कर सकता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 436 है एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अकॉर्डिंग टू हार्लेन एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट आर पर्पस, मतलब असेसमेंट हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, दिस इज द पर्पस। यूज, इसका यूज क्या होगा, आया हम कोई स्टूडेंट की प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं या उसके लिए कुछ डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ टास्क, इसके अंदर टास्क क्या होंगे, ठीक है, कौन कौन से टास्क होंगे जिसके जरिए हम जो है असेसमेंट करें, या कौन से टूल्स होंगे, आया इंटरव्यू होगी, आया हमारे पास पोर्टफोलियो होगा, या कुछ हमारे पास इलेक्टोरल रिकॉर्ड जो है वो यूज होगा, या हमारे पास जो है कुछ क्विजेज होंगे। ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ टास्क की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ये टाइप ऑफ टास्क में आते हैं। एजेंट ऑफ जजमेंट, मतलब किसके लिए हो रहा है, स्टूडेंट के लिए हो रहा है, टीचर के लिए हो रहा है, असेसमेंट कि, किसके लिए हो रहा है। बेसिक ऑफ जजमेंट, जजमेंट के लिए या फैसला के लिए, लास्ट इवोल्यूएशन के लिए हमारा बेसिक क्या है, बेसिक यूनिट क्या है। ठीक है, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ऑफ फीडबैक। ठीक है, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ऑफ फीडबैक, जो फीडबैक है उसका फॉर्म क्या है। देखो, फीडबैक के बहुत ज़्यादा जो है टाइप्स हो सकते हैं। अगर हम क्लासरूम के अंदर फीडबैक की बात करें तो अगर हम क्लेपिंग करते हैं स्टूडेंट के लिए, ये भी जो है फीडबैक है, या उसको जो है कुछ अवार्ड्स देते हैं, ये भी फीडबैक है, या उसको मोटिवेट करते हैं, ये भी फीडबैक है। तो ये फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ऑफ फीडबैक। फीडबैक क्या होगा असेसमेंट के बाद, मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब है एतदाल, कि मतलब जो हम असेसमेंट कर रहे हैं होना तो ये चाहिए कि इसके अंदर एतदाल हो, इम्पार्शल ना हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास एलिमेंट ऑफ असेसमेंट है। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर द पर्पस टू चेक द स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड टू मॉनिटर द स्टूडेंट। ये है असेसमेंट, या सिंपली हम कह सकते हैं टू इंटरप्रेट द डेटा, या द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजर डेटा इज कॉल्ड असेसमेंट। ठीक है, ये एक मेजरिंग टूल भी है। अच्छा जी, व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437 है, व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिफिनेशन। अ मैटर रिक्वायर रिजोल्यूशन और डिस्कशन, एक ऐसा मैटर जिसके लिए डिस्कशन की जरूरत होती है, रिजोल्यूशन की जरूरत होती है। आर अ सेंटेंस एक्सप्रेस्ड सो टू इलिसिट इंफॉर्मेशन, एक ऐसा सेंटेंस जिसके लिए इंफॉर्मेशन की इलिसिटेशन की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट जो एग्जाम डिफिनेशन है बहुत ही सिंपल और आसान है, अ मैटर रिक्वायर रिजोल्यूशन आर डिस्कशन। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 438 है मैक्स वेबर थ्योरी। तो ये इसी तरह ही पूछा गया है कि व्हाट इज वेबर थ्योरी, वेबर थ्योरी क्या है, लेकिन ये मैक्स वेबर है। ये जो थ्योरी है, मैक्स वेबर ने 1970 के अंदर कुछ काम किया था, और उसी टाइम कुछ सोसाइटी के अंदर नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म चल रही थी, और थ्री टाइप ऑफ पावर की इन्होंने बात की थी। एक टाइप ऑफ पावर जो है वो ट्रेडिशनल पावर, सेकंड टाइप ऑफ पावर इन्होंने हेजमोनिक पावर, और थर्ड टाइप ऑफ पावर इन्होंने लिजिटिमेट पावर की बात की थी। तो इन्होंने कहा था कि जो लेजिटिमेट पावर है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट द फेवरेटिज्म एंड द नेपोटिज्म इन द सोसाइटी। ठीक है, और फिर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ब्यूरोक्रेसी का, और इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी इज अ फॉर्मल, हाईली फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड, हाईली फॉर्मलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के लिए इन्होंने यही वर्ड यूज किया था कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके अंदर हायरार्की होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन होगी, और फिर उसके साथ साथ स्ट्रक्चर, रूल, रेगुलेशन होंगे, बिल्कुल ही फॉर्म कंट्रोल होगा। तो ये निफोटिज्म और ये जो चीज़ें हैं, फेवरेटिज्म है, ये नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, मैक्स वेबर को हम थोड़ा पढ़ते हैं। मैक्स वेबर प्रेजेंटेड अ मॉडल कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी और क्लासिक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम क्लासिक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके साथ साथ क्लासिक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट में टेलरिज्म भी आता है। जो हमारे पास हेनरी फाइल है, मॉडर्न मैनेजमेंट, वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, ये तीनों क्लासिकल मैनेजमेंट है। ही वॉज अगेंस्ट फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म ऑफ हिज टाइम, दस ही प्रेजेंटेड 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन होगी। स्पेशलाइजेशन मीन कि हर एक बंदा अपने काम में माहिर होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन होंगे। हायरार्की एंड ऑफ अथॉरिटी होगी। टॉप
पे बॉस होगा, फिर उसके साथ कुछ डिप्टी बॉस या सेक्रेटरीज होंगे, तो इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होगा। इम्पर्सनैलिटी आर इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनैलिटी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है इम्पार्शियलिटी, कि मतलब बाइसनेस नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, किसी को प्रेफरेंस देना या नेपोटिज्म करना, फेवरेटिज्म करना। और करियर ओरिएंटेशन का मतलब है जो जॉब होगा उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है तो वो अपने आप को फील करे ऐसा कि मैं बिल्कुल ही सिक्योर हूँ, मेरी जॉब सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 40 साल के लिए जॉब दिया गया है, तो 40 साल के लिए ही मैं इंशाल्लाह जॉब करूंगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कैरियर ओरिएंटेशन। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ। तो चाइल्ड ग्रोथ जो है ये है फिजिकल ग्रोथ भी हो सकती है, इमोशनल ग्रोथ भी हो सकती है, लैंग्वेज ग्रोथ भी हो सकती है, कॉग्निटिव ग्रोथ भी हो सकती है, एंड सोशल ग्रोथ भी हो सकती है। अच्छा जी, 440 क्वेश्चन है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इसी सेशन का, इसी लेक्चर का, हाइब्रिड एजुकेशन। तो हाइब्रिड एजुकेशन को हम सिंपली ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन और ट्रेडिशनल क्लासरूम दोनों को यूज करें, तो इसको हम हाइब्रिड एजुकेशन कहते हैं। हाइब्रिड लर्निंग और हाइब्रिड एजुकेशन is called blended learning, in which physical or traditional classroom learning are used along with online learning। तो ये दोनों